बच्चों, आज हम परिमेय संख्याएं के बारे में सीखेंगे। इंग्लिश में इसे रेशनल नंबर कहा जाता है। इसके पहले पिछली कक्षाओं में हम लोग जिन संख्याओं को पढ़े हैं उसका पुनः स्मरण कर लें। उसमें पहला है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या था? वह संख्या जिससे हम किसी वस्तु या किसी भी चीज़ों को गिन सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4। इनके द्वारा हम किसी भी चीज़ को गिन पाते हैं, इसे प्राकृत संख्या कहते हैं। फिर है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसके लिए एक समीकरण के द्वारा इसको हम देखते हैं। जैसे हमने एक समीकरण लिया x + 5 = 5। यहाँ x का वैल्यू क्या होगा? x का वैल्यू 0 होगा, पर 0 तो हमारे पास था ही नहीं। तो इसीलिए अपनी संख्याओं में हम एक अंक और 0 बढ़ा दिए। तो अब हमारे पास संख्याओं का अंकों का जो संग्रह हुआ वो इस प्रकार हुआ, 0, 1, 2, 3, इस तरह से। तो ये संख्याएं क्या कहला गई? पूर्ण संख्या। ये पूर्ण संख्या कहलाई। अब हम एक दूसरा समीकरण के द्वारा फिर से हम देखते हैं। हमारे पास एक समीकरण आया x + 5 = 11। यहाँ पर x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6। ये तो हमारे पास है, परंतु जब हम लेते हैं x + 11 = 5, तो वहाँ x का वैल्यू क्या आएगा? यहाँ पर फिर हमारे पास एक नया अंक मिलता है, जिसको जो है ऋणात्मक अंक। तो ऋणात्मक अंकों का संग्रह हमारे पास फिर से आ गया। इन अंकों को फिर से संख्याओं में शामिल करने पर जो नई संख्या अंकों का संग्रह जो हमें प्राप्त हुआ उसे हम पूर्णांक कहते हैं। तो तीसरा नंबर क्या हो गया? पूर्णांक, जिसमें हमने इस प्रकार अंकों का संग्रह किया। 0 इसका बीच हुआ, ये ना धनात्मक हुआ ना ऋणात्मक हुआ। इसके बाद धनात्मक संख्याएं हुई और इसके पहले ऋणात्मक संख्याएं हुई। इस तरह का संग्रह हमें प्राप्त हुआ। तो अब हमारे पास जो अंकों का संग्रह प्राप्त हुआ, अंकों का संग्रह हमने जो नाम रखा वो उसका नाम पूर्णांक रखा, और वो उसमें इस तरह के अंक प्राप्त हुए, ऋणात्मक, 0 और धनात्मक। अब हम दूसरे समीकरण के द्वारा फिर से हम समझते हैं। हमने एक समीकरण लिया 2x = 5। यहाँ पर x का वैल्यू क्या होगा? 5/2। लेकिन 5/2 तो हमारे पास है ही नहीं। तो इसीलिए इस तरह के अंकों को फिर से शामिल करके हमने, या फिर इसका एक और होगा 7x + 5 = 0। यहाँ पर x = क्या हो गया? -5/7। ये भिन्न के रूप में आ रहा है, धनात्मक हो या ऋणात्मक, पर भिन्न के रूप में तो हमारे पास संख्याएं थी ही नहीं। तो इसीलिए अब हमारे पास जो संख्याएं बनी, जो अंकों का संग्रह बना, उसमें धनात्मक संख्याएं भी हुई, ऋणात्मक संख्याएं भी हुई, 0 भी हुआ
और मतलब पूर्णांक हुआ, और इसके बाद फिर भिन्न, जैसे भिन्न के भी ये को शामिल किया गया संख्याओं को, जिसको परिमेय संख्या कहा गया। तो ये सब मिलाकर अब हमारे पास जो संख्याएं बनी उसको परिमेय संख्या नाम दिया गया। और परिमेय संख्याओं, चूँकि ये संख्याओं का संग्रह हो गया, अंकों का संग्रह हो गया, इसीलिए इसको डिफ़ाइन करना भी विस्तृत रूप से इसको डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो इसका डिफिनेशन इस तरह से दिया गया, इसकी परिभाषा इस तरह से दी गई कि ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p तथा q, p और q पूर्णांक हैं। पूर्णांक का मतलब ये धनात्मक भी हो सकते हैं, ऋणात्मक भी हो सकते हैं, ज़ीरो भी हो सकते हैं, परंतु इसमें कंडीशन क्या है कि q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। नीचे का जो हर है वो ज़ीरो नहीं होगा, पूर्णांक होगा, निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन ज़ीरो नहीं हो सकता है। p ज़ीरो हो सकता है। इस तरह से संख्याओं का संग्रह जो है उसका नाम परिमेय संख्या दिया गया। तो अब इसके अंतर्गत सभी संख्याएं आ गई। जैसे हम उदाहरण लें ज़ीरो। क्या ज़ीरो एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल है, क्योंकि ज़ीरो को हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। पहला कंडीशन है कि p/q के रूप में लिखा जाए, और दूसरा कंडीशन है कि q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये परिमेय संख्या हो गई। क्या 2/5 परिमेय संख्या है? बिल्कुल है, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है और q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। ओके। क्या -3 परिमेय संख्या है? बिल्कुल है, क्योंकि -3 को हम -3/1 लिख सकते हैं, और ये अब p/q के फॉर्म में हो गया, एंड q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो -3 भी एक परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अब हम कोई भी संख्या को लेते हैं तो उसको परिमेय संख्या के अंतर्गत डिफाइन कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं धनात्मक तथा ऋणात्मक परिमेय संख्याएं क्या हैं। धनात्मक परिमेय संख्याएं, पॉजिटिव रेशनल नंबर। जब परिमेय संख्या अर्थात p/q के रूप में हो गई, अब p और q का अगर चिन्ह समान है, ये समान चिन्ह वाले हैं, समान चिन्ह वाले पूर्णांक हैं, अगर p और q समान चिन्ह वाले पूर्णांक हैं, तो हमें कौन सा परिमेय संख्या मिलेगा? धनात्मक। ये पॉजिटिव होगा हमेशा। कैसे? जैसे मान लें p प्लस है, q भी प्लस है, तब तो ये प्लस है ही, तब तो ये धनात्मक है ही। दूसरे ये में देखें कि जब p माइनस के रूप में है और q भी माइनस के रूप में है, तो ये माइनस दोनों कैंसिल हो गया और ये फिर प्लस ही हो गया, दोनों समान चिन्ह हो गया। जैसे 2/3, -3/5, -5 एंड सो ऑन। अब है ऋणात्मक परिमेय संख्या। तो जब p और q दोनों एक दूसरे के विपरीत चिन्ह वाले होते हैं, p अगर धनात्मक है तो q ऋणात्मक है, और q अगर धनात्मक है तो p ऋणात्मक है, तब ये जो परिमेय संख्या मिलेगी ये ऋणात्मक परिमेय संख्या मिलेगी। जैसे 2/-3, -3/5 एंड सो ऑन।
अब हम लोग देखते हैं समतुल्य परिमेय संख्याएं क्या हैं। समतुल्य परिमेय, समतुल्य का मतलब क्या होता है? समान रूप से, जो संख्याएं आपस में बिल्कुल समान हैं उन्हें समतुल्य परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे -2/3 और -6/9 समतुल्य हैं, समान हैं। हम देख रहे हैं कि 3 से 9 तक आने के लिए क्या करना पड़ रहा है? 3 में 3 से गुना करते हैं तो हमें 9 प्राप्त हो रहा है। तो जब नीचे 3 से गुना किए हैं, ऊपर भी 3 से गुना करेंगे। ऊपर में 3 से गुना करने पर क्या मिलता है? -6। आ गया वही संख्या। इसका मतलब इसको समान संख्या से, समान अंक से ऊपर नीचे गुना किया गया तो हमें ये संख्या प्राप्त हुई। इसलिए -2 और -2/3 और -6/9 समतुल्य परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका परिमेय संख्याओं की तुलना। परिमेय संख्याओं की तुलना करने के लिए हम किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? तो बहुत ही साधारण बात है कि शून्य के दाईं ओर धनात्मक संख्याएं होती हैं और शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। तो ऋणात्मक संख्याएं शून्य से छोटी हुई और धनात्मक संख्याएं शून्य से बड़ी हुई। इस प्रकार ऋणात्मक संख्याएं धनात्मक संख्याओं से छोटी हुई। मतलब अगर हमारे पास -2/3 है और इधर 1/3 है तो इसमें कौन सी संख्या बड़ी हो गई? बिल्कुल 1/3 बड़ी होगी, क्योंकि ये धनात्मक है। ऋणात्मक 0 से ऋणात्मक अगर कोई भी आ रही है तो वो 0 से छोटी हो गई, और धनात्मक संख्या जो भी आ रही है वो 0 से बड़ी हो गई। तो ऋणात्मक जब भी रहेगी, चाहे वो 1 लाख क्यों नहीं हो, वो 1 रुपये से +1 से छोटी ही रहेगी। तो इस तरह से -2/3 छोटी हो गई 1/3 से। अब अगर दोनों तरफ समान चिन्ह वाली परिमेय संख्या हो तो कैसे तुलना करेंगे? जैसे मान लीजिए -3/4 और एक तरफ है आपका 5/-6। ये भी ऋणात्मक संख्या है और ये भी ऋणात्मक संख्या है। तो इसकी तुलना कैसे किया जाएगा? कौन बड़ी है कौन छोटी है? इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई में ध्यान रखना है, नीचे की संख्या को ऊपर से गुना करके ऊपर लिखना है। तो यहाँ 4 को 5 से गुना कर ये 20 हो गया, और -6 को -3 से गुना करके ये 18 हो गया। माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और 6 और 3, 6 × 3, 6 × 3 18 हो गया। अब यहाँ आसानी से हम देख सकते हैं कि 18 और 20 में कौन बड़ा है? ऑब्वियसली 20 बड़ा है। तो इस प्रकार इधर का भिन्न, इधर की परिमेय संख्या बड़ी हो गई। हमारा अगला बिंदु है परिमेय संख्या का मानक रूप। तो एक परिमेय संख्या मानक रूप में व्यक्त की जाती है यदि उसका हर धनात्मक पूर्णांक हो तथा उसके अंश और हर में एक के अतिरिक्त कोई सार्वगुणनखंड नहीं हो। इसको हम उदाहरण से पहले समझते हैं। जैसे 3/5, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि
हर इसमें क्या है, धनात्मक है। अंश जो है वो ऋणात्मक हो सकता है, इसमें p माइनस प्लस दोनों हो सकता है, परंतु q धनात्मक ही रहेगा। और p तथा q का सार्व गुणनखंड एक रहेगा, सिर्फ एक। जैसे हम देखते हैं कि 3 का गुणनखंड अगर हम करते हैं तो 1 और 3 मिलेगा। 5 का गुणनखंड किया जाए तो 1 और 5 मिलेगा। तो इनके बीच सार्व गुणनखंड क्या हो गया, 1। बस, और कोई नहीं, इकलौता सार्व गुणनखंड है। इसी प्रकार -7/8 -8/11 हो गया। अब है जो मानक रूप में नहीं है उन्हें मानक रूप में कैसे बदलते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है 36/-24, इसको अगर आपको मानक रूप में बदलना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले 36 और 24 का गुणनखंड निकालना होगा। 36 का गुणनखंड क्या होता है, ये जैसे ये हम कर लिए 2 × 18। अब इसको फिर से तोड़ सकते हैं, 2 तो टूट ही गया है। 18 को तोड़ते हैं, 18 को तोड़ सकते हैं 2 × 9, और फिर 9 फिर से टूटेगा, तो ये टूटेगा 2 × 2 × 3 × 3। ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया इसका, प्राइम नंबर में। इसी तरह से 24 को तोड़ते हैं, 24 हो गया 2 × 12, या फिर इसको तोड़े 2 × 12 को फिर से तोड़ सकते हैं 2 × 6। 6 यहाँ फिर से टूटेगा, मतलब 2 × 2 और 6 को तोड़ दिए 2 × 3। अब इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो फिर से टूट सकता है। तो इस तरह से 36 और 24 में सार्व गुणनखंड कौन कौन सा आ रहा है, 2, मतलब इसका मसा, इसको महत्तम कहते हैं। मसा क्या क्या हो गया, 2, फिर से 2 × 3, 2 × 2 × 3, मतलब 3 दूना 6, 6 दूना 12, अर्थात 12 से ये दोनों डिवाइड हो सकता है। इसके बाद जो बचेगा वो संख्या 12 इसमें से हटा दिया गया दोनों में से, तो हमारे पास क्या संख्या बच गई, इसको 12 से डिवाइड कर दिया गया। तो हमें क्या मिला, 36 में 12 से डिवाइड किए तो 3, और 24 में 12 से डिवाइड किए तो 2। इस प्रकार और माइनस चिन्ह तो पता ही है, चेंज किया जा सकता है, क्योंकि ऊपर में प्लस है, 2 माइनस है, 2 माइनस में 1 माइनस खत्म, तो 1 माइनस रह गया। तो इसको हम -3/2 के रूप में लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच सार्व गुणनखंड सिर्फ 1 है और हर धनात्मक है। तो अब ये हमारा मानक रूप में हो गया। अब हम लोग सीखेंगे 2 परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालना। कैसे निकाल सकते हैं 2 परिमेय संख्याओं के बीच की संख्या। इसमें एक पहला क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं, पहला पॉइंट है 1/3 2 परिमेय संख्या है, और 3/5 इसके बीच की 2 संख्या हम कैसे निकाल सकते हैं। इसके बहुत सारे तरीके हैं, आप इसको पॉइंट में बदल सकते हैं,
पॉइंट के बीच का आप लिख सकते हैं। या फिर अभी सबसे आसान तरीका जो हम लोग सीखते हैं वो हर को 1 बराबर कर देने का। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, 3 और 5 को बराबर करने के लिए 3 को 5 से गुना करेंगे और 5 वाले भिन्न को 3 से गुना करेंगे। तो हम क्या पाते हैं, 1/3 गुना 5/5, ये मिल गया 5/15। और 3/5 गुना 3 बराबर 9/15। अब इसके बीच की आसानी से 3 संख्याएं मिल सकती हैं। 5/15 है तो ये 5/15 हो गया। इसके बाद 6/15 हो गया, 7/15 हो गया, 8/15 हो गया और ये 9/15 हो गया। तो इसके बीच की 3 संख्याएं मिल गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम समझते हैं। -2 और -1 के बीच अगर हमें संख्या निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। क्योंकि यहाँ नीचे कुछ भी नहीं है तो हम किसी भी अंक से गुना कर सकते हैं, दोनों में बराबर होगा। जिस अंक से इसमें गुना करेंगे उसी अंक से इसमें भी गुना करेंगे, ऊपर नीचे। मान लें कि -2 को हम 6/6 से गुना करते हैं तो हम पाते हैं -12/6। और इसी प्रकार -1 को भी 6 से ही गुना करना होगा तो ये मिल गया -6/6। अब -12/6 और -6/6 इसमें कौन सी छोटी संख्या है, -12 होगी, क्योंकि -6 से ये ज़्यादा बड़ी है जो कि 0 से ज़्यादा दूरी तक जाएगी, इसीलिए -12 -6 से छोटी हो गई। तो हम संख्याओं को इस तरह से लिखना शुरू करेंगे, -12/6, -11/6, -10/6, -9/6, -8/6। इस तरह से आप बीच की कोई भी 3 संख्याओं को बता सकते। तो आज हमने परिमेय संख्याओं के बारे में बहुत कुछ जान लिया और इसके आधार पर हम प्रश्नावली 1.1 अपनी NCERT बुक से सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोग को पसंद आया होगा ये और समझ में भी आया होगा। जो चीज़ नहीं समझ में आया होगा आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।